बताएं कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो है वो बजट 2025-26 पेश कर रहे थे और इस तमाम 2 घंटे की एक तवील नशिस्त पर आखिर में एक खुशखबरी सुनाई गई है सरकारी मुलाजमीन को, जिसका शिद्दत से इंतज़ार होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से यही बयानिया रहा है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाए। तो वज़ीर ख़जाना ने यह खुशखबरी भी सुनाई है कि जनाब जो तनख्वाहदार तबका है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, जबकि पेंशनर्स की जो पेंशन है उसमें 7% इजाफा कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ दीगर अलाउंस भी अनाउंस किए गए हैं। तो विदहोल्ड टैक्स के बारे में अगर बात की जाए, और रेमिटेंस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया जा रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट पर इन्हिसार किया, लोगों ने एतमाद किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एतमाद बढ़ा, जिसकी वजह से रेमिटेंस में इजाफा हुआ है और यही हमारी कामयाबी है। साथ ही साथ अगर पेंशन्स की बात की जाए और इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की बात की जाए तो उनके लिए भी इस बजट में खुशखबरी हुकूमती वज़रा की जानिब से कहा जा रहा है कि खुशखबरी के 10% जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसमें इनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा है। इसके साथ साथ 7% पेंशन में इजाफा कर दिया गया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक ही इसमें स्टांस रहा है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाए। टैक्स स्लैब में कुछ मजीद कमी की गई है और जिनकी तनख्वाह 12 से 24 लाख के दरमियान बनती है पूरे साल में, उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया। और इसी तरह अगर रिटायर्ड मुलाजमिन के पेंशन की बात की जाए तो उसमें 7% इजाफा भी कर दिया गया। पेट्रोल डीजल फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपये फी लीटर कार्बन लेवी की तजवीज़ जो है वो दी गई। और ये तजवीज़ जो है ये तमाम बातें ये की जा रही हैं कि IMF की जो कड़ी शराइत है उनके तहत ये तजवीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करने का सोचा जा रहा है। अगर बिजली की बात की जाए तो IMF ने अपने उस बयान में भी कहा था कि कुछ भी करें, जिस तरह मर्जी अपने अवाम को सेटिस्फाई करें, आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को बढ़ाना पड़ेगा। और अब देखना यह है कि हुकूमत उसमें किस हद तक इजाफा करती है, कहीं ना कहीं रिलीफ है। और इस सारे दौरानिए के में हमने देखा कि ऑपोजिशन जो है उसके शोर शराबे में ये बजट जो है वो तमाम का तमाम पेश कर दिया गया है। और अब दोबारा फ्राइडे को जुमे के दिन इस पर मजीद बहस होगी और ये 23 जून तक बहस का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो इस सारी सूरत हाल में आखिर पर जो बात की गई वो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10% इजाफा है, जबकि पेंशनर के लिए 7%। सीनियर तजज़ियाकार सईद कायद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायद साहब, पूरी 1-2 घंटे तवील नशिस्त में आखिर में तनख्वाहदार तबके पर बात की कि 10% उनकी तनख्वाहों में इजाफा है, पेंशनर की पेंशन में 7% इजाफा है, कुछ अलाउंस एक्स्ट्रा दे दिए गए। साथ ही साथ IMF से रिक्वेस्ट की गई थी कि जो टैक्स स्लैब है ना तनख्वाहदार तबके का, इसमें हम रिलीफ चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो अपनी बात मनवाने में कामयाब होगी है, ऐसा लगता है, सिर्फ ऑन पेपर, या फिर आप समझते हैं कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी? नहीं, ठीक है, ये तो सारी बातें आपके सामने है, लेकिन अगर आप 10% उन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है, कितनी साल में इन्फ्लेशन हुई है ये भी माहिरीन आपको बताएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस बजट का अंदाज़ा करें और आज की अगर हम रिपोर्टिंग भी देखें जो अखबारों में जी, तो ना ग्रोथ का टारगेट पूरा हुआ, कोई एक टारगेट जो नहीं, जो पिछले साल इन्होंने अहदाफ रखे थे वो पूरे नहीं हुए। इवन ग्रोथ जो है वो स्टम्बल कर गई, आज यही सुर्खियाँ भी लगी हुई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो इन्फ्लेशन है वो उसकी, अब ये याद रखें कि महंगाई में कहते हैं महंगाई में कमी आ गई, कमी महंगाई की इजाफे की रफ्तार में कमी आई है कि यानी जो एक फ्री फॉल चल रही थी, डबल डिजिट में चल रही थी, वो हम समझते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो जाहिर है कोई इतनी फिजिकल स्पेस नहीं है हमारे पास। हमारी जो, जिस तरह हम पहले कह चुके हैं कि जनाब 130-31 बिलियन डॉलर आपने बैरूनी कर्जे के देने हैं और तकरीबन 89 ट्रिलियन PKR रुपए आपका इंटरनल कर्जा है। तो जाहिर है आपके पास कितनी स्पेस होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मजमूई तौर पर आप किसी भी पार्टी या धड़े से अलग होकर देखें तो आई थिंक दिस ईयर एंड लाइक मोस्ट ईयर्स जो हमारे मुल्क के थे, मिसमैनेज किया है इन्होंने इकॉनमी को। और इसमें मिसाल के तौर पे हमें बेल्ट टाइटनिंग की ज़रूरत थी, कैबिनेट कितनी बड़ी है, अखराजात जो हैं वो जो दौरे हो रहे हैं 5-5, 10-10 बंदे। अच्छा कायद साहब, आपने मिसमैनेज की बात की, आगे तो इस पर फर्दर बढ़ते हैं, लेकिन ये जो एक आपने मिसमैनेज की बात की, वो वज़रा तो सारे ये कह रहे हैं कि आलमी सतह पर तमाम इदारे ये मोतरफ हैं, मान रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बूस्ट कर रही है, सही ट्रैक पर है, और अब अगर इसी ट्रैक पर काम चल रहे तो पाकिस्तान बहुत जल्द IMF से छुटकारा हासिल कर लेगा। भाई मैं तो चाहता हूं कि इस डेट प्रिजन से हम निकलें। IMF अगर हमसे खुश है तो हमें बड़े खदशात हैं। अच्छा, अगर IMF आलमी मालियाती इदारे इनके अपने एजेंडे होते हैं, IFC की तो यहाँ पे उनका जो जैली IMF का इदारा है उसके तो यहाँ IPPs में उसकी अपना इन्वेस्टमेंट है।
जिसकी वजह से मैंने एक दफ़ा डॉक्टर इकराम उल हक से पूछा कि जनाब ये IPPs के जो ये पैसे जो IMF क्यों तकाजा करता है कि इनको पैसे दो, तो भाई उनकी भी अगर इन्वेस्टमेंट है, वो भी इधर दिहाड़ी लगाने आए हैं। अब दो फिगर डॉक्टर शकील रामे साहब हैं, चाइना के बड़े माहिर हैं, मैशियत के बड़े माहिर हैं, उन्होंने दो फिगर दी थी, एक अर्जेंटीना की और एक फिगर दी थी उन्होंने ब्राजील की। मैं मिसाल आपको देता हूं कि अगर 50 रुपए का कर्जा अर्जेंटीना ने लिया है तो 150 रुपया दे चुका है, 150 रुपया आगे देना है। तो भाई हम तो कैश कौ है IMF के लिए, यहां से जो माल खींच के वो ले जाते हैं और फिर यहां उसके बाद अपनी हमारे ज़राए पैदावार पे उनका जो कब्जा है, तो हम तो एक माशी गुलामी में हैं। ये IMF की तारीफ का मतलब ये आजकल वो क्या है, बर्कीना फासो का जो है जिसने नेशनलाइज किया है और फ्रांस से जान छुड़ाने के, इससे पहले भी आपको याद होगा टॉमस सिनकारा ने इनकलाब किया था, उसकी एक इनकलाबी तारीख भी है। तो क्या वो जो अमरीकी जर्नैल कह रहे हैं कि वो जी जमहूरियत बड़ी खतरे में होगी है, क्योंकि जो सोने की कानें थी वो कहीं, वो जो नया आया उनका जो भी लीडर आया है उसका नाम, तो इसलिए आई थिंक ये इस तारीफ को ना, जिसे जरा आप वो सोच समझ के इसकी तारीफ पे आप खुश हुआ करें। जी हमजा, इसमें मजीद भी डिटेल का सब फर्दर भी आ जाएंगे, लेकिन अभी तक जो सीधा नकात हमारे सामने आए हैं, आप समझते हैं कि ये अवाम दोस्त, जो हर गवर्नमेंट जब भी बजट पेश करती है वो कहती है कि अवाम का दर्द है हमारे पास, हम अवामी सारी सूरत-ए-हाल को सामने रखते हुए बजट पेश करते हैं, तो अभी जो सीधा हमारे पास चीजें आई हैं, आप समझते हैं कि अवाम का दर्द रख रही है? मैं अभी अवाम के दर्द की एक मिसाल देता हूं। ये ट्रिब्यून के बिजनेस पेज की लीड है जो मैं पढ़ रहा हूं। टैक्स एग्जेम्पशंस कास्ट जंप टू ₹5.8 ट्रिलियन। ठीक है, तकरीबन 6000 अरब रुपया इन्होंने जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन दे दी। तो भाई ये अवाम को मुद्दी है, या डॉक्टर साहब आए हैं इनसे पूछें ये अवाम को मिलेंगे ये पैसे या किसको मिलेंगे? डॉक्टर साहब शाहब कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू दी स्पेशल डिस्कशन और ऑन बजट। आपने देखा कि बजट पेश कर दिया गया है और उसमें हमने अब बहुत सी बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी महंगी, ये एक IMF की शर्त थी कि किसी तरीके से भी 12 दफा कहा कि अवाम को लॉलीपॉप दे, जो मर्जी दे, आपको इलेक्ट्रिसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये वो वाहिद जरिया आमदन है यहाँ से हम ज्यादा सारा पैसा इकट्ठा करके IMF पे कर्जे उतार सके। अभी काजी साहब ने बात की कि उनको ये तो हम एक गाय है, यहाँ से तो पैसा खींच के लेके आते हैं, लेकिन हॉट फेवरेट टॉपिक जो इस वक्त चल रहा है वो है सोलर एनर्जी। इस पर टैक्स की बात की गई, तो इस बजट में आप समझते हैं कि सोलर पर टैक्स लगाना क्या जायज था? क्योंकि बहुत पाकिस्तान की काफी ज्यादा आवाम जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं सोलर एनर्जी पे, और उस पर टैक्स करना, अब खबरें ये भी आ रही थी कि 9 रुपए का यूनिट परचेज करेंगे, 45 का सेल करेंगे। क्या राय है आपकी इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ऐसा है कि जो 18% टैक्स लगा दिया गया है, ये एक किस्म का सोलर इंडस्ट्री पर एटम बम गिरा दिया है। देखिए, बात ये है कि आप लोकल इंडस्ट्री को फ्रो कर रहे हैं। लोकल इंडस्ट्री कौन सी है? लोकल इंडस्ट्री वो है जो उसके पास कैपेसिटी ही 400 वाट से ऊपर के पैनल बनाने की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, आप कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? क्या आपके पास ऐसी इंडस्ट्री है जो हाइमो X10 जो लेटेस्ट पैनल आ रहा है 640 वाट का या 700 वाट का पैनल आ रहा है, क्या आप उस इंडस्ट्री को फ्रो कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरानी इंडस्ट्री जो है उनके पास कैपेसिटी ही 400 वाट से ऊपर की नहीं है। तो आप ये सरासर जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के साथ। देखें, आप अगर एक मेडियोकर अपना कंप्लीट बजट अगर कैलकुलेट करता है अपना मंथली, तो उसको जो सबसे ज्यादा झटका जो लगता है वो उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल का लगता है। सोलर वाहिद ऐसा सोर्स था, अल्टरनेटिव सोर्स था, जिसको लगाने से उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल काफी हद तक जो है ना वो कम हो जाता था। रिलीफ था काइंड ऑफ, बिल्कुल काफी हद तक रिलीफ जो है ना वो हो जाता था। मतलब जिसका 50,000 60,000 बिल था उसका कम होकर तकरीबन 10 to अपना 20,000 बल्कि -20,000 भी बिल जो है ना वो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। तो ये एक किस्म का गवर्नमेंट ने आवाम के ऊपर एक बम गिरा दिया है। लोकल इंडस्ट्री देखें आप, ये लोकल इंडस्ट्री है, सोलर इंडस्ट्री है, इसके साथ क्या क्या लोग इसके साथ वाबस्ता है। सोलर पैनल इंपोर्टर वो अलग हैं, इन्वर्टर की मंगाने वाले अलग हैं, फिर आप ये देखें स्टैंड्स हैं, वायर है, अपना DB बॉक्स है, इसके साथ बेशुमार इंडस्ट्री जो है ना वो इकट्ठी हुई है। अगर इस पर टैक्स लग जाता है तो ऑब्वियसली जो प्राइस अभी चल रही है पैनल्स की, आप ये समझे कि इसमें 3-3,500 रुपए का फर्क जो है पड़ जाएगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं
4 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर जो पहले कोई 2.5 लाख रुपए का था, वो प्राइस बढ़ के तकरीबन कोई 280,000 290,000 के राउंड अबाउट हो जाएगी। अगर 6 किलोवाट का सिस्टम जो पहले 4 लाख रुपीज़ का था, उसमें तकरीबन कोई 40-50,000 का जो है ना इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए अवाम को एक वाहिद सोर्स था, अल्टरनेटिव सोर्स था अपना बजट रिड्यूस करने का, जो कि इस गवर्नमेंट ने जो है ना ये 18% इस पर सेल टैक्स लगा के बहुत शदीद किस्म का जो है ना वो हमारे ऊपर जो है ना वो जुल्म कर दिया है। ये ऐसा जो है ना वो नहीं होना चाहिए। अगर देखें, अगर इंडस्ट्री लगानी है, अगर आज गवर्नमेंट कहती है कि मैं को लेटेस्ट इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, इट्स टेक मैक्सिमम 1 ईयर और 1.5 ईयर अगर उसमें लगेगा तो 1.5 ईयर के बाद कर ले। 1.5 ईयर के जब इंडस्ट्री लग जाए, अगर उनका ये कहना है कि हम लोकल इंडस्ट्री को फ्रो करें, क्योंकि अभी जो लोकल इंडस्ट्री है उसके ऊपर इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो 400 वाट से ऊपर ही जो है ना वो नहीं बना सकती। अच्छा शाह साहब, ये थोड़ा सा नेट मीटरिंग वाला भी समझाएगा ना। ऊपर तो 18% टैक्स हमने देख लिया, इसका मतलब ये कि जो 10 लाख वाला एक पूरा सिस्टम था वो 12 से 13 लाख पे चला गया, ये तो इजाफा हुआ। अब नेट मीटरिंग में जो पर यूनिट 9 रुपए परचेज करेगी गवर्नमेंट, और अगेन आपको वापस वही 45 से 50 के दौरान में मिलेगा, पीक टाइम का वो अलग से सारा कुछ सिस्टम है। तो ये थोड़ा सा आम अल्फाज में हमारे नाज़रीन के लिए बता दें। अगर जी, ये जो सी न्यूज़ आई थी, ये 3 और 4 मंथ बिफोर ये ऐसी न्यूज़ आई थी। अभी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उसकी तरदीद कर दी थी कि इसमें ऐसी कोई चेंजिंग वगैरह फिल वक्त जो है ना वो नहीं है। अभी सिर्फ इन्होंने 18% सेल टैक्स इस पर जो है वो लगाया है। बाकी जो आप यूनिट इस्तेमाल करेंगे और जो आप यूनिट गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें प्लस माइनस होकर आपको जो फिगर आएगी, आपको सिर्फ जो है ना वो ही जो है ना वो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर मुझे थोड़ा टाइम दे दें तो मैं इस पर थोड़ा सा और बात करना चाह रहा हूँ। R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे बदकिस्मती ये है, बैड लग ये है कि हमारे मुल्क में किसी किस्म की इस पर सोलर पर R&D नहीं है। हमारे मुल्क में अभी भी अगर हमारे साइंसदान सर जोड़ के बैठ जाएं तो वहाँ पर हमारे मुल्क में सिलिकॉन के ज़खायर है। हमारी बदकिस्मती ये है कि अभी तक अगर हमने ना कोई प्राइवेट सेक्टर, ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर, अता के किसी अपना आर्मी सेक्टर ने भी कोशिश नहीं की कि कम से कम हम सोलर वेफर जो है ना बना लें, जिसको सोलर मॉड्यूल कहते हैं। हम जितना अपना सोलर पैनल है वो हम चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ज़र मुबादला बेतहाशा जो है वहाँ पर जा रहा है। तो लोकल इंडस्ट्री के हम अगेंस्ट नहीं है, लोकल इंडस्ट्री लगनी चाहिए, पर जब लग जाए पर लेटेस्ट लगनी चाहिए। ये नहीं कि उस पर अगर 400 वाट या 500 वाट की कैपेसिटी है, ऐसा जो है ना वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाइना की R&D बड़ी स्पीड के साथ जो है वो वर्क कर रही है। 700 वाट तक उन्होंने पैनल जो है बना लिए हैं। फिर उसके बाद 24.2% एफिशिएंसी वाले पैनल जो है ना वो अपना, क्या हमारी जो इंडस्ट्री लग रही है, अगर आप लोग कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि इंडस्ट्री को फ़रोग देना चाहिए, क्या इंडस्ट्री जो लग गई है या लगा रहे हैं, क्या उसमें इतनी कैपेसिटी है कि हम लोकल बंदा उनसे जो है ना बाई जो है ना वो कर लें? ऐसा मुझे तो वैसे नजर नहीं आ रहा। अगर कोई इसमें न्यूज़ है तो मुझे आप जो ना बता। बिल्कुल ठीक है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद साहब ने ज्वाइन कर लिया। मियां साहब, क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास जो सीधा सीधा निकात अभी तक सामने आ सकें, वो ज़रा आम अल्फाज में अगर हमारे नाज़रीन तक आप कन्वे कर पाएँ तो बड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए हमजा, जो बजट आया है, मैं कल से कह रहा हूँ कि मिला जुला रुझान रहेगा, और ये नहीं हो सकता कि बजट जो है वो बिल्कुल रिलीफ का बजट है या बिल्कुल जो है वो बहुत सख्त बजट है। ये उसी तरह का बजट आया है जिस इसमें आप देखें कि बहुत से टैक्सेस जो हैं उसमें इजाफा भी हुआ है और होगा भी। सोलर्स पर जो टैक्स लगा है 18%, उसका जो इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा। सोलर पहले आपने देखा कि कई हज़ार मेगावाट के, बल्कि ये कहा जाता है कि 17,000 मेगावाट के सोलर इंपोर्ट हो चुके हैं। जो इंपोर्ट हो चुके हैं, क्या जो सेल्स टैक्स अभी लगाया गया है उसका भी वो फ़ायदा उठाएंगे और सोलर पैनल जो है महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा ग्रास मीटरिंग पर हुकूमत जा रही है। अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उस पर भी, उसका रेट पर भी फर्क पड़ेगा। एक जो बात की है उसको समझे, जो औरंगजेब साहब ने किया, उन्होंने कहा है कि जो नेपरा एक्ट है उसमें तरमीम की जा रही है। जब तरमीम होगी तो ये इख्तियार वफाकी हुकूमत को मिल जाएगा कि वो बिजली की कीमतें बढ़ा सकेगी, वो बिजली की कीमतों में सरचार्ज लगा सकेगी। इस पर उन्होंने एक इशारा दिया है कि जो सर्कुलर डेट है उसके खात्मे के लिए सरचार्ज लगाना पड़ेगा, और वो IMF की एक कंडीशन है। और सर्कुलर डेट कितना है? 2393 अरब रुपए का। 1200 रुपए का हुकूमत जो है कर्जा लेने जा रही है। अगर 1200 अरब रुपए पर सरचार्ज लगेगा तो वो 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट
जो है वो तजवीज़ किया गया है वो जो है 5 साल के लिए होगा, और जो कार्बन लेवी लगाई गई है वो भी उस कर्जे को अदा करने के लिए लगाई गई है जो कि IMF ने हमें क्लाइमेट चेंज के लिए दिया है। वो ₹2.5 फी लीटर पर होगा और ₹5 अगले साल पर होगा। यानी ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं ये भी महंगी होंगी और बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। आपको याद होगा नीलम जेलम सरचार्ज एक लगा होता था 2008 से 2018 तक 10 पैसे फी यूनिट, उसमें हुकूमत ने 75 अरब रुपए कमाए थे और इससे जो है वो तकरीबन जो है वो $1.5 अरब कमाएगी हुकूमत, जो कि वापस किया जाएगा। तो ये जो बजट आया है इसमें जो खुशखबरियां हैं वो तो हैं ही, जाहिर है सरकारी मुलाजमीन के लिए है जो 13 लाख जिनकी तादाद है, और जो तनख्वाहदार लोग हैं उनकी स्लैब्स जो हैं वो कम किए हैं। लेकिन इसमें साथ साथ जो अभी ये टैक्स रिफॉर्म्स के नाम पे जो बजट है उसमें जो लेवीज लगाई जा रही हैं, जो सरचार्ज लगाए जा रहे हैं या ड्यूटीज़ जो है बढ़ाई जा रही हैं, वो एक बजट जो है वो सख्त इसको बनाता है। लेकिन जो एडिशनल फेडरल ड्यूटी जो ख़त्म की गई है उस पर प्रॉपर्टी पर फ़र्क आएगा, प्रॉपर्टी जो है वो सस्ती हो जाएगी। इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो 7 लाख रुपए इजाफी देते थे, वो ख़त्म कर दिया गया है। बाकी जो सूबों पर प्रॉपर्टी है उस पर जो टैक्स जो है वो कम कर दिया गया है। ओवरसीज़ के लिए इसमें बड़ी मराद जो हैं वो रखी गई हैं, उनको जो है मराद दी गई हैं ताकि तरसीलात ज़र ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। उनके जो बच्चे हैं उनको जो चार्टर्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें कोटा मिलेगा, जिसमें जो मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ उसमें भी और दीगर यूनिवर्सिटियाँ उसमें भी। इसके अलावा जो मुझे नज़र आया तामीरात के शोबे में जो है वो बेहतरीन इसमें और सुपर टैक्स जो है वो कम कर दिया गया है। जो कंपनियां 50 करोड़ तक कमाती हैं महाना, उन पर सुपर टैक्स जो है वो 0.5% कम किया गया है। आबी वसाइल के लिए पैसे रखे गए हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दयामर बादशाह डैम और दासू डैम जो है वो तामीर हो रहा है, मोहम्मद डैम तामीर हो रहा है और इसमें दयामर बादशाह डैम के लिए 32 अरब रखे गए हैं और जो मोहम्मद डैम है उसके लिए 35 अरब रखे गए हैं और दासू के लिए 20 अरब रखे गए हैं। ये तामीर होते हैं तो इससे पाकिस्तान के पानी के मसाइल भी कम होंगे और जो बिजली तवानाई है उसके मसाइल भी कम होंगे। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा बजट रखा गया, मजीद भी डिटेल्स शेयर करते हैं, लेकिन अभी रखा गया 4.8 अरब रुपए। मियां शहीद, हमारे साथ सदर किसान इत्तेहाद जो खालिद हुसैन साहब मौजूद हैं। ज़रा क्योंकि ज़रई मुल्क कहा जाता है, लेकिन इस साल हमने ये देखा कि इंतहाई नुकसान और जो सरापा एहतजाज भी रहे किसान। अगर बात की जाए कॉटन की तो 30% उसमें कमी हुई है, गंदुम में -8 हुई है और जो मकई है उसमें -15% कमी देखने में आई है। सिर्फ और सिर्फ आलू और प्याज की फसल ऐसी जिसमें इजाफा देखने में आया। तो खालिद साहब क्या समझते हैं, इस बजट में कोई किसान के लिए रिलीफ आपको नजर आया? क्योंकि पूरा साल किसान ने मेहनत की और एट दी एंड उन्हें मिला कुछ नहीं, एक सिर्फ झूठे दावे और नारे लगाए गए, किसान की बड़ी मदद की जा रही है। अब कुछ रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है किसान को इस बजट में? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि बजट के बारे में आबी वसाइल के लिए जो 137 अरब रुपए रखा हुआ है जो हमारे डैम्स के लिए, ये तो एक खुशहाल बात है कि चलो डैम बनेंगे और जो हमारी पानी की किल्लत है उसमें वो बेहतरी आएगी। लेकिन बदकिस्मती से जो अभी एक सादी सर्वे करवाया इन्होंने, वो गंदम का जो इन्होंने 9% का है, गंदम कम से कम 15 से 20% कम हुई है और दूसरा जिन्होंने कॉटन 30% बताई है वो 40 से 45% कम है। और उसके बावजूद अभी जो है इन्होंने जो कॉटन पिछले साल बाहर से मंगवाई थी वो 50 से 70 लाख डॉलर की थी और अभी कम से कम 2 अरब डॉलर की कॉटन बाहर से मंगवा रहे हैं। और इसी तरह जो गंदम जो है वो भी इनको कम से कम 2 से 3 अरब डॉलर की 15 से 20 लाख मैट्रिक टन बाहर से मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि इस साल 15 से 20% गंदम कम काश्त हुई है। तो बदकिस्मती से ये जो 2 साल गुजरे हैं किसानों पर, ये बड़े जुल्म हुआ है किसानों पर। उनकी माशी हालात बिल्कुल आप देखें तो गांव में जब भी थे हम थे तो इतना मुश्किल हालात थे कि लोग अपने बच्चों के लिए ईद के लिए कपड़े नहीं ले सके, बल्कि यहाँ तक कि जो कुर्बानी के बछड़े हम कराची में 3 लाख बछड़ा गया था उसमें से भी 1 लाख वापस आ गया। तो किसान ने हर तरह से इस 2 साल में नुकसान से नुकसान उठाता गया और दिन ब दिन जो है पैदावार जो हमारी फसलों की सीड कम जो थे वो भी सही नहीं मिले, जिससे हमारी पैदावार भी कम होती गई और जो हमारे पास वसाइल कम होने की वजह से हमने ज़मीन पे काश्त भी कम की, जिससे हर फसल कॉटन, मकई, गन्ना और गंदम सब की जो है ना आपको पता है कि 25-30% कम का पैदावार हो रही है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा काई साहब, पंजाबी जी कहते हैं ना जेड़ा पन्नो लाल है, गवर्नमेंट तो कह रही कि हर इदारा, हर डिपार्टमेंट, हर चीज़ जो है ना अब उनकी 10 की 10 उंगलियां घी में है। उन्होंने बता दिया सिंगल डिजिट में महंगाई आ गई, 4.6% का एक फिगर दिया गया, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि 70,000 अरब का कर्जा भी बढ़ गया है। एक तरफ कहते हैं कि जनाब महंगाई नीचे जा रही है, लेकिन आम आवाम तो पिस गई है, रुल गई है। किसान की अगर बात की जाए, ज़राई मुल्क की बात की जाए, तो वो अभी भाट साहब ने बता दिया कि जो सूरत हाल हमारे सामने है, किसान तो रुल गया है। और अगर ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट पर बड़ा इन्हिसार कर रहे हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी, लेकिन वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि सब हरा है। नहीं, देखें, पहली बात तो ये कि वज़ीर ख़जाना साहब को इलेक्टेड बंद हैं ही नहीं। अच्छा, वो जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उसी तबके के मफाद में उन्होंने बनाया है। ठीक है। बेसिकली आज ये जो बजट है ये IPPs की फतह है। इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों पर ये जो चंद लोग हैं ये उनकी फतह का जश्न, वो आज फतह का जश्न मनाएंगे। कि देखें ना, ये तो बड़ी दूर की शाप साहब बात कर रहे हैं कि हम अच्छी टेक्नोलॉजी ले हैं, और ये एंटी ग्रोथ बजट है। जब बिजली आपकी सस्ती नहीं होगी आपकी इंडस्ट्री नहीं लगेगी। अब चूंकि ये सारी जो है ना रेंटियर क्लास है, ये इनके माल, इनकी दिहाड़ियां वो बिल्कुल इंटेक्ट है। देखिए ना, हाँ, लेकिन क्या है कि जी अब ये मियाँ साहब बता रहे थे कि बिजली इतनी महंगी कर देंगे। अच्छा, ये सर्कुलर डेट क्या है? सर्कुलर डेट 1993 की पहली वारदात, 2 नंबर मुआहदे। अच्छा। फिर 2002 के 2 नंबर मुआहदे, जो हम कहते हैं खोलो और हमें बताओ। एक दफा हाई कोर्ट में चला गया बंदा, उसने कहा जी ये जो चाइना से आपने मुआहदा किया है शहबाज शरीफ साहब, ये हमें बताएं। कहते नहीं, ये कौमी राज है और पैसे मेरे हैं, पैसे मेरे टैक्स से जाने, मगर ये कौमी राज। तो मैं समझता हूं ये एंटी पीपल बजट है, प्रो अशराफिया बजट है ये बिजली। और चूंकि ये सरकार और हुकूमत समझती है कि यहाँ अपोजिशन कोई नहीं है, कोई उठेगा नहीं, ये इनकी वैसे गलत फहमी है। ये जरूरी नहीं है कि अपोजिशन इमरान खान ही हो, अवाम भी होते हैं। तो अवाम को ऐसे, हमने बांग्लादेश भी देखा है, हमने श्रीलंका भी देखा है, हमने यूरोप में क्या नाम है सर्बिया भी देखा है, इंडोनेशिया भी देखा है। तो ये इस वक्त ना बिल्कुल इनको नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नशे में हुक्मरानी के, और जो चाहे करें। सो आज का बजट IPPs की पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम पर फतह का बजट है, और अवाम जो है वो उसको गम मनाना चाहिए, और IPPs को आज रात पार्टियां करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली। अच्छा मियां शायद दिफाई बजट पे बड़ी बात होती है। अगर ये हमारे हमसाया मुल्क के दिफाई बजट की बात की जाए तो फिगर जो मेरे पास है वो 77.4 बिलियन डॉलर का बजट है, और हमारे इस बजट में दिफाई बजट कितना एग्जैक्ट फिगर बता दें, देन फिर उसका कंपैरिजन करते हैं कि जो इस पर बहुत सारी बातें की जाती हैं, आया वो बात करना दुरुस्त है इस सिनेरियो में कि जब हमने एक सीसा फैलाई हुई दीवार साबित हुए, उनको नाको चने चबवाए हैं। इसमें जरा दिफाई बजट पर अगर आप कमेंट कर दें। देखिए हमजा, इस बजट में जो बजट आया है इसमें अगर कोई अच्छी बात हुई है तो दिफाई बजट में थोड़ा सा इजाफा है, जो कि ज़्यादा इजाफा करना चाहिए था। क्योंकि दिफाई बजट क्यों है, क्यों होता है? आप देखें जो हमसाया मुल्क है हमारा, बुज़दिल दुश्मन और मकार दुश्मन, वो 77.4 अरब डॉलर का दिफाई बजट जो है उसने क्यों रखा हुआ है? कभी उसने चाइना से जंग की या कभी किसी और मुल्क से जंग की? उसने तो पाकिस्तान पर जारहियत जो है वो करता है, पाकिस्तान के लिए टेक्नोलॉजी खरीदता है, पाकिस्तान के लिए वो रफाल तैयारी खरीदता है, पाकिस्तान के लिए ड्रोन्स जो है वो इजराइल से खरीदता है, और पाकिस्तान से ही जितना के लिए जो है वो मुख्तलिफ असले खरीदता है और पाकिस्तान पर जारहियत करता है, और पाकिस्तान पर हर वक्त जो है वो जंग मुसल्लत करने के चक्रों में है। आपने देखा कि चंद दिन पहले, बल्कि कुछ 1-2 दिन पहले ही ये मशकें खत्म हुई हैं पाकिस्तानी सरहद के पास जो है वो बड़ी मशकें जो है वो उन्होंने कहा है, गोदी मीडिया ने जो कि गमाशते हैं मोदी के, उन्होंने कहा है कि जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी जब वहाँ मशकें हुई हैं। उनका बजट वो किस लिए है? वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी के लिए, मुस्लिम दुश्मनी के लिए। हमने कितना बजट दिया है? 1980 से लेकर हमने तो बजट जो है वो दिफाई बजट कम ही किया है, लेकिन हम जो बजट देते हैं वो तो जवानों की तनख्वाहों में जाता है, वो शोहदा के फंड में जाता है, वो जो दीगर जो समाजी काम होते हैं इसके मसल्ला फौज के उसमें जाता है। मसल्ला फौज जो खिदमात सर अंजाम दे रही हैं वो आपने देखा 6 मई को भी, 10 मई को भी, और उससे पहले जितने भी पाकिस्तान में डिजास्टर आते हैं मसल्ला फौज ही तो हैं जो उसका जो वहाँ पर निपटती हैं उनसे। और 10 मई को और 6 मई को जिस तरह उनको धूल चिटाई गई, और वो वही था कि जो बजट ना होता तो फिर क्या होता, उससे अपनी इस्ताद से बढ़कर जो है वो काम किया है। इसलिए जो बजट बढ़ाया गया है ये इसमें ये बजट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया गया। मैं तो कहता हूं कि इसको 3 गुना और बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि हमने J-35 जो है वो लेने हैं,
हमने दीगर टेक्नोलॉजीज लेनी है, हमने जो है वो बेहतरीन डिफेंस सिस्टम लेना है, हमने उनसे PL-17 लेने हैं मिसाइल। वो किस लिए लेने हैं? इसलिए लेने हैं कि हमारा दुश्मन जो मक्कार बुज़दिल दुश्मन है वो किसी भी वक्त जारहियत कर सकता है, और उसके डिफेंस के लिए, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास इतना डिफाई बजट होना चाहिए कि हम बाकायदा तौर पर अपने आप को इक्विप्ड करें और जदीद टेक्नोलॉजी लें, क्योंकि इस वक्त जदीद जंग जो है उसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। हमदा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और डेफिनेटली इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। जिस तरह से आपने फैक्ट एंड फिगर से बात की है तो डेफिनेटली इस पर बात होनी चाहिए। अच्छा शाद साहब, अभी मियां शाहिद बता रहे थे कि बिजली की कीमतों का जो इख्तियार है ना वो गवर्नमेंट अपने पास लेने जा रही है, और कोशिश यही कि हर तरीके से जो है ये सारा होल्ड गवर्नमेंट का हो जाए, फेडरल का हो जाए। एक तो मुझे ये बताइए कि जब अगर ये इख्तियार गवर्नमेंट के पास, फेडरल के पास चला गया तो इसका नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? क्योंकि इससे पहले तो एक कंपनी थी वो तय करती थी, ऑल्दो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहीं से आता था, लेकिन अब इसका नुकसान आम आवाम तक क्या होने जा रहा है या फायदा पहुंचने जा रहा है? इसमें कुछ अमेंडमेंट की बातें हो रही हैं। जी देखिए, सिंपल सी बात यह है कि सोलर लगाने की एक सारिफ को ज़रूरत पेश क्यों आई है? वो इसलिए पेश आई कि जो बिजली का बिल है उसका यूनिट की प्राइस देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। वो आम बंदा जो सा ना उसको अफोर्ड नहीं कर सकता किसी भी सूरत में, तो सोलर उसका अल्टरनेटिव वे है। देखिए, सोलर अगर आपने एक 3 किलोवाट का सिस्टम अगर लगाया है, आपको मंथली वो 200 से 300 यूनिट की सेविंग आपको प्रोवाइड करता है। अगर एक 6 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, वो मंथली आपको 600 टू 700 यूनिट की आपको सेविंग देता है। अगर 8 किलोवाट लगाते हैं तो 1000 यूनिट की आपको सेविंग मिलती है। इसी तरह अगर आप 10 किलोवाट का एक सिस्टम लगाते हैं जो कि ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, जिसमें आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो आपने यूज़ करनी है वो आप इस्तेमाल करें, जो आपके पास एक्स्ट्रा है वो आप बापटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी मंथली अप्रॉक्सीमेटली 1200 से लेकर 1300 यूनिट की बचत इसमें जो है ना वो होती है। देखिए, सोलर सिस्टम लगा कौन रहा है? जो बिजली के बिलों से परेशान है। इसमें घरेलू सार्फिन भी हैं, इसमें इंडस्ट्री वाले भी हैं, फैक्ट्रियों वाले भी हैं, किसान जो लगाया है, जिस बंदे ने, किसान ने सोलर सिस्टम लगा लिया है, यकीन माने झोली उठा के वो दुआएं दे रहा है, क्योंकि किसान ने अपने जो उनको पानी चाहिए होता है वो सुबह 7 o'clock 8 o'clock को से लेकर शाम तक उनको जो है पानी चाहिए होता है, तो वो सारा सिस्टम आपका सोलर पे जो है शिफ्ट हो जाता है। किसान ने जब इलेक्ट्रिसिटी के बिल जब देने होते थे तो उसके घर में एक किस्म के फाके पड़ जाते थे। जब उनके घर में ये सोलर सिस्टम लग गया तो यकीन माने उनकी जो है ना काफ़ी खुश जो हो गए। तो ये है कि सोलर वाहिद हमारे पास सोर्स था। मैं तो अभी था का लफ्ज़ यूज़ करूँगा, क्योंकि इससे पहले मैं अपने हर इंटरव्यू में आवाम से मैं दरख्वास्त ये कर रहा था कि इससे पहले कि गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा दे, इससे पहले कि गवर्नमेंट प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाए, ये बड़ा ही गोल्डन टाइम था पिछला सोलर सिस्टम लगाने का। अब अगर आप 2 साल बैक अगर जाते हैं या 3 साल पीछे जाते हैं तो 6 किलोवाट का सिस्टम यकीन माने कोई 12 लाख रुपए में लग रहा था। अभी जो सा है बजट से पहले अपना तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपए का सिस्टम लग रहा था। अगर आप फॉर एग्जांपल 10 किलोवाट का सिस्टम है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, वो अभी लग रहा था तकरीबन कोई 8-8.5 लाख रुपए का। 2 ईयर बिफोर या 3 ईयर बिफोर पिछली गवर्नमेंट में वही सिस्टम तकरीबन कोई 15-20 लाख रुपए का जो है ना वो अपना पहुंचा हुआ था। तो ये इस गवर्नमेंट ने आते ही जो पहला इकदाम किया वो गवर्नमेंट ने इस पर ड्यूटी ख़त्म की, जो एक अप्रिशिएटेबल है, जिसकी वजह से आवाम ने दर अपने घरों को सोलर में शिफ्ट किया। आप अगर एक स्ट्रीट को देखते हैं ना, किसी सोसाइटी में स्ट्रीट को, तो अगर 10 घर इधर हैं, 10 घर अगर इधर हैं हाउसेस, तो उसमें से तकरीबन 7 to 8 घरों ने अपने घरों को सोलर पर शिफ्ट कर लिया हुआ, तो दे आर वेरी हैप्पी। तो ये हमारे पास एक वाहिद सोर्स था जिससे आवाम को रिलीफ जो है ना वो मिल रहा था, और वो रिलीफ भी अब गवर्नमेंट ने जो है उस बजट में छीन लिया है और मजीद भी इसमें अमेंडमेंट जारी हैं। अच्छा बाट साहब, आप जिस तरह से फरमा रहे थे, एक रुदाद आपने सुनाई कि किसान जो है वो रुल गया है, लेकिन जो हुकूमत है वो ये कहती है कि जनाब हमने सोलर इनको लगवा के दिए, हमने खाद इनको प्रोवाइड की, हमने आसान एक साथ में कर्जे इनको दिए, ट्रैक्टर स्कीम हमने इनको दी, हमने तो पूरे तरीके से किसान को फैसिलिटेट किया, लेकिन इसके बावजूद किसान हमसे नाला नजर आ रहा है और प्रोडक्शन किसान की वजह से ही
जो है वो इतनी कम हुई है, तो इस बात पे एग्री करेंगे? प्लस ये बताइएगा कि अब इसमें मजीद इंप्रूवमेंट के लिए कौन सी ऐसी तजावीज़ हैं जो आप देना चाहते हैं जिन पर अमल करके हम ये प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? जैसे कि मेरे भाई सोलर की बात कर रहा था कि किसानों ने सोलर लगा के अपने जो है ना बिजली से जान छुड़ाई है। हमने सोलर तो कुछ एरिया में, क्योंकि कुछ एरिया हमारा 1000 स्क्वायर फीट, 1000 से 1200 पे नीचे पानी है, और कुछ पे कम एरिया जिसमें 10-12 लाख का हमारा ट्यूबवेल सोलर का लग रहा था। लेकिन आप बदकिस्मती देखे गवर्नमेंट पंजाब की कि 2014-15 में एक ओवर बिलिंग हो गई थी। उस ओवर बिलिंग को उन्होंने अब जो 5 लाख का बिल था उसको उन्होंने 50 लाख रुपए बना के जो हमारे घरों पे सोलर लगे थे वो उन्होंने पुलिस के साथ और रेंजर के साथ हमारे घरों पे रेड किया और वो सोलर भी उठा के ले गए। मैं हैरान हूं कि 2014 का केस जो सेक्रेटरी पावर ने हमारे साथ बैठ के फैसला किया था कि ये आपकी ओवर बिलिंग होगी, इसका ऑडिट कर देंगे, लेकिन 2 महीने से जहां जहां हमारा सोलर पड़ा हुआ था, जहां हमने कनेक्शन काट दिया था, वो सोलर मोटर सब उठा के ले गए कि आपने 50 लाख रुपए देना है। मैं हैरान हूं कि 70% जो ज़राअत पे मुल्क चलने वाला है उसको किसी ना किसी तरीके से पंजाब गवर्नमेंट, वो गंदम का इशू आ जाए। अभी आप देखें कि मकई की फसल तैयार हुई, जब तैयार होने लगी तो हमने कहा कि यार इस दफ़ा फल क्यों नहीं लग रहा, उसको छली क्यों, दाना क्यों नहीं लग रहा। पता चला कि वो सीड ही ऐसा था कि वो हमारी मकई तैयार होगी लेकिन उसको फल नहीं लगा। तो मैं हैरान हूं कि गवर्नमेंट पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है उसको गंदम से लेके मकई आ गई, राइस का सीड नहीं मिला। गन्ने का आपने रेट देखा है कि 350 का खरीद के अभी शुगर मिल वाले वही चीनी जो है ना 165 और 70 रुपए में बेच रहे हैं। तो आप जैसे कहते हैं कि पैदावार हम कैसे बढ़ाएं, पैदावार तो हम इसलिए कम कर रहे हैं कि हमने गंदम हमारी बिकी नहीं तो हम कॉटन कैसे काश्त करें। और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने 2 दफा, तीसरी दफा हो गया है कॉटन को काश्त किया है, क्योंकि 2 दफा तो इतनी गर्मी थी टेम्परेचर से उसका पौधा ही जमीन से नहीं निकल रहा था, दूसरा नहरों में पानी नहीं था, जिसकी वजह से हमारी कॉटन की इस टाइम जो काश्त है वो 40 से 45% कम है। जो गवर्नमेंट कह रही है कि $2 अरब की हम बाहर से मंगवाएंगे। अगर ये किसानों को ही रिलीफ दे दें, हाँ देखो हमारी गंदम जो लोकल है उस पर 18% GST है और जो बाहर से कपास आ रही है वो उसमें कोई टैक्स नहीं है। तो हमारे किसान को मारा जा रहा है और बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं उसमें दिहाड़ियां भी लग रही हैं, जैसे सईद काजी साहब ने कहा, उसमें करप्शन भी हो रही है। लेकिन दिन ब दिन ज़राअत जो है वो पीछे जा रही है, पैदावार पीछे आ रही है, क्योंकि हमारे पास वसाइल ही नहीं है कि हम अगली फसल काश्त कर लें। गरीब किसान तो अपनी एक फसल से आड़ती को देता है और अगली फसल का आधार उससे लेके अपनी फसल काश्त करता है। लेकिन बदकिस्मती से ये 2 सालों से कम से कम 200 अरब से लेके 250 अरब रुपए सिर्फ गंदम में लॉस किया है। इसी तरह राइस, हमारा सीड पिछले साल नहीं मिला, हमारी शिपमेंट जो चावल बाहर गया था वो वापस आ गया, और इसी तरह भी मकई का हमारे साथ हुआ। तो देखो कोई पूछने वाला नहीं कितना बड़ा आपने जुल्म किया है कि सीड मकई का नहीं दिया, कोई उस पर FIR नहीं, वो पायनियर कंपनी है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि ज़राअत, हमारे किसानों का तो रोजगारी ज़राअत है, 70% जो किसान है उस वो मुल्क चलता इसी पे है। वो कब नहीं चाहेगा कि उसकी पैदावार बढ़े, उसको प्रॉफिट हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा काजी साहब, चूंकि हम अवामी आदमी अवाम की बात करेंगे, ये ऊपर वाले लेवल के वही जाने जो सब अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव और मकसद ये है कि क्या गरीब आवाम जो निचला तबका है उस तक रिलीफ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। हुकूमत जो है बड़ा इतरा रही है सुपर टैक्स को लेके कि जनाब सुपर टैक्स में रिलीफ दे देगी। ये सुपर टैक्स वैसे ये किस बला का नाम है? सेकंड ये बताइएगा कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा कह रही है कि तामीराती शोबे ने बहुत तरक्की कर ली है, क्या उस तरक्की के बाद गरीब को उसका मकान बनाने की इतनी उसकी वक़्त है कि वो अब वो मकान बना सके, क्योंकि बहुत ज्यादा तरक्की की है इस तामीराती शोबे ने? 99% लोग आजकल प्रॉपर्टी गिरी हुई है। अच्छा, और पता नहीं कब उठानी है, वो उठाते भी होते हैं, गिराते भी होते हैं, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में ऊपर। ठीक है, बात यह है कि 3 मरले का मकान इस मुल्क के 90% लोगों के लिए ख्वाब है। ठीक है, तो कभी खरीद नहीं सकते। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि अभी मेरे किसान भाई ने कहा था कि इन्होंने ऊपर नीचे करके 50 लाख डाल के तो ये इनके सोलर उठा के ले गए। अरे भाई, IPPs के प्रॉफिट के दरमियान कोई आएगा? अच्छा, तो औरंगजेब साहब और ये हुकूमत उसको नेस्त नाबूद कर देंगे। मैं 2014 से जब मैंने इन मुआहिदों की तफसील फाइनेंशियल टाइम्स में पढ़ी, मेरे कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया। अच्छा, और मैंने कहा यार ये क्या मुआहिदे हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, ये फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है, वो कहता है कि जनाब 2080 का कोलैटरल है, 20 रुपए मैं इन्वेस्टर हूं। ठीक है, 80 रुपए मैंने बैंक से लिए हैं। ठीक है, जो 80 रुपए मैंने बैंक से लिए हैं
इसका इंटरेस्ट जो है वो आपके बिल में आना है, यानी हमने देना है। अच्छा, इनपुट कोयले से बन रही है, किसी चीज से बन रही है, वो हम देंगे, वो भी मैंने देना है। आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो तयशुदा था, ये मैं 1993 से शुरू हो रहा हूं। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद कैपेसिटी पेमेंट भी मैंने देनी है। हमने जब अपने प्लेटफॉर्म से ये कहा, हमें पता चल गया, और ये मियां साहब ये स्टोरी कर चुके हैं, मियां शाहिद साहब, कि जनाब पहली बात तो ये कि इन्होंने जिस ग्रेड के आईपीपीज लगाने थे वो ही नहीं लगाए। अच्छा। यहाँ पे जो आपका चेंबर ऑफ कॉमर्स के एक हमारे दोस्त आए, कभी नाम याद आ जाता है, उन्होंने कहा काई साहब अगर आपने ये मुआहदे खोले ये भाग जाएंगे, जूते नहीं पहनेंगे। अच्छा, और ये मलेशिया में ये काम हुआ था, महातिर मोहम्मद ने किया था, ये रातों रात फराडी के निकल गए थे। अब बात ये है कि मसला क्या है, इधर है जी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा मुतालबा है, खान साहब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, मगर वो क्या मुतालबे और क्या क्या डिस्कोर्स है। मतलब मैं यहां बैठ के कहता हूं कि खान साहब से बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, मगर सवाल यह है कि सारे बयानिए में मैं और अवाम किधर है, जिसके टैक्स 80% जो है आपकी वसूलियां आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन से करते हैं, अपने तबके को आप टैक्स नहीं लगाते। और अब जो है हम खुद, और हम आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मुमकिन है कल आप हमें यहां से भी उठवा दे जहां बैठ के बात कर रहे हैं, मगर बात हम करते रहेंगे। बात यह है कि मैं कहता हूं कि ये जो 2-4 जितने बंदे भी हैं, इनको हाथ में, पीएम साहब के अपने बेटे का जो है वो उसके बेगास के जरा निकाल के देखें, उनको पेमेंट किस बात की होती रही और उनका इनपुट क्या था। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां की शराफिया ये समझती है कि अवाम कोई नहीं है, कोई उठेगा नहीं। अपोजिशन जो है उसका सबसे बड़ा मसला है कि खान साहब बाहर कब आएंगे या अंदर कब चले जाएंगे। यहां के जो रियल हार्ड कोर इश्यूज हैं, मीडिया में किसी की जरूरत हो को बात कर ले तो उसकी उनको फर्क कोई नहीं पड़ता। सो मैं ये कहता हूं कि ये ना सिर्फ एंटी पीपल है, ये प्रो शराफिया है, ये रेंट सीकिंग क्लासेस का बजट है, इस मुल्क की आवाम का नहीं है। और मिडिल क्लास ने थोड़ा जोर मार के जो 2-4 ऊपर ये लगा लिए थे, ये कल पुलिस भेज के वो भी उठवा लेंगे कि आपने इतने पैसे देने थे, चलो जी पुटो और दो प्रॉफिट इसको। ये जो आपका 2300 अरब या 2800 अरब रुपए का ये सारी वारदात है, ये कोई आपका सर्कुलर डेट नहीं है। ये अगर मुआहदे खोल के अदालत में ले जाएं तो पता चले कि मैं वर्ल्ड बैंक की फिक्र दे रहा हूं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की अभी शायद प्रेस रिलीज पड़ी हो, मैंने पढ़ा कि जी तकरीबन इन आईपीपीज ने उसने कोई तकरीबन अंदाजा लगाया कि 10 साल में मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो 30-40 बिलियन डॉलर का हमारा नुकसान किया। अरे भाई नहीं, कोलैटरल डैमेज क्या हुआ, जो इंडस्ट्री बंद हुई, जो इस और आज मैं फिर कहता हूं, सुनने वाले जो बाख्तियार लोग हैं, इस सारी रियासत को आप अगर ढाल के इनके प्रॉफिट जो है, इनके जो प्रॉफिट के ब्लैक होल है उसमें डाल दें, फिर भी इनका पेट नहीं भरेगा। सो इफ एनीबॉडी इज लिसनिंग एंड दे आर पावरफुल and they want to do something for this country even, तो उनको चाहिए कि ये मुआहदे खोलें, इनको नल एंड वाइड करें, IMF के सामने खड़े हो जाएं। अगर छोटे से मुल्क बर्कीना फासो का एक मामूली सा कप्तान मेजर जो है वो उठ के कहता है निकलो बंद करो, मैं अपनी काने सोने की नहीं देता, और मैं आज से अपनी करेंसी खुद जो है वो बनाऊंगा, और उसको मैं फ्रांक जो है उसका फ्रांस का उसके साथ में, तो आप नहीं कर सकते अपने क्लासेस के लिए सब। और फिर आप कहते हैं हम बड़े मुश्किल फैसले, और मैंने एक मेरी बात सुन लीजिएगा जी जी, हम ये बड़े मुश्किल, मैंने कायरा साहब को कहा, मेरा दोस्त भी है। अच्छा, मैं कहा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ये आसान फैसला है, मेरी जेब पे, आवाम की जेब पे जो आप डाका डालते हैं, तो ये मुश्किल फैसला कौन सा है, वो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आप अपनी क्लास पे ये जाके टैक्स लगाएंगे तो फिर मैं कहूंगा आपने मुश्किल फैसला किया। और मेरी डकैती करवाने का तो आसान फैसला है, तो मेरे ख्याल में ये आसान फैसलों का बजट है। आसान फैसला, मुश्किल फैसला था वो था जो तनख्वाहें बढ़ाई गई इधर से 10%, लेकिन उधर जब इजाफा हुआ तो 2 लाख से बढ़ाकर 13 लाख रुपए कर दी गई। ये सारी चीजें अवाम भी देख रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो इस वक्त बेबस कुछ नहीं कर सकते, और हुकाम बाला से सिर्फ अपील कर सकते हैं कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। ये अवाम इस महंगाई की चक्की में पिसे हुए तमाम मौजूद मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दीगर प्रोग्राम्स की जानिब बढ़ेंगे, उसमें मजीद बजट जो है वो डिस्कस होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।